हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 141। इससे पहले इस कहानी के 140 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। नियति ने भी निव्यांश को देखा और फिर निव्यांश ने भी अपनी आंखें झपका कर नियति को बाय बोल दिया और फिर जय और जिया दोनों ही अपने पूरे परिवार को लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी शोभित भी बोलता है कि मेरे भैया अब हमें भी इजाज़त दीजिए, अब हमें भी चलना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर आप सबसे मिलकर। आप देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। शोभित ने भी खड़े होकर कहा कि अच्छा नील भैया, अब हमें इजाज़त दीजिए, हम जाना चाहते हैं। तो नील बोलता है कि आज पूरी फैमिली यहीं पर है तो यहीं पर रुक जाओ ना। तो शोभित ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नील भैया, पापा घर में अकेले हैं ना, इसीलिए आप तो जानते ही हो ना पापा की कंडीशन कैसी है, उनके पास किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो नील ने भी सचदेवा फैमिली को जाने की इजाज़त दे दी थी। तो रोहान ने भी अंशिका के गाल पर अपना हाथ लगाकर बहुत ही प्यार से कहा कि बाय अंशिका, अब मैं चलता हूँ। तो अंशिका को भी अब रोहान के ऐसे गाल पर हाथ लगाना थोड़ा सा भावुक कर रहा था। उसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील आ रहा था और उसने भी रोहान का हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया और बोलती है कि भैया बाय, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपकी आंखें भी ठीक हो गई हैं। तभी अरमान ने भी मौके का फ़ायदा उठाकर आशिका के दूसरे गाल पर अपना हाथ लगाकर बहुत ही प्यार से कहा कि बाय झांसी की रानी। अंशिका ने भी मुस्कुराकर अरमान की तरफ देखते हुए कहा कि बाय मिस्टर सचदेवा। थोड़ी देर के बाद शोभित भी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला गया था। रूहान प्रताप फैमिली से जा तो रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बहुत ही डबल स्पीड के साथ तेजी से धड़क रही थी। उसे न जाने क्यों बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। इस वक्त रूहान के दिल में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मगर पर फिलहाल तो उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस राज को अभी राज ही रखेगा, किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा। वो शिखा शोभित को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। तभी धैर्य भी खड़े होकर अंगड़ाई तोड़कर बोलता है कि अच्छा अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी जाना चाहिए। तो नील ने कहा कि अच्छा तू कहाँ जा रहा है, वैसे भी तू यहीं पर तो पड़ा रहता है, अब तुझे कहाँ पर जाना है, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है ना, तो तू कहीं भी मत जा, यहीं पर सो जा, कल चले जाना। लेकिन धैर्य ने भी ना में अपनी गर्दन जल्दी से हिलाते हुए कहा कि अरे नहीं नहीं बड़े पापा, जाना तो पड़ेगा ही मुझे। तो नील ने हैरानी से पूछा कि क्यों क्यों जाना पड़ेगा तुझे वहाँ पर, क्या तेरी बीवी इंतज़ार कर रही है क्या? और फिर धैर्य भी फ्लो में बोलता है कि हाँ हाँ बड़े पापा, यही तो बात है। और ये सुनते ही बंदरों की टुकड़ी ने भी आंखें फाड़कर धैर्य को देखना शुरू कर दिया, जैसे कहना चाहते हो कि भाई तू ना खुद भी पिटेगा और हमें भी पिटवाएगा। और फिर तभी धैर्य भी मुस्कुराकर बातों को घुमाते हुए बोलता है कि अरे बड़े पापा, मेरे कहने का मतलब है एक दिन बीवी भी इंतजार करेगी ना वहाँ पर आकर। तो धैर्य ने भी बड़ी ही धैर्य के साथ बातों को घुमा दिया था। और फिर बंदरों की टुकड़ी ने भी अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे सच में आज वो भगवान के वहां से लौटे हो। तो रुद्र ने भी बंदरों की टुकड़ी की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और फिर बंदरों की टुकड़ी इधर उधर देखने लगती है। तो नील बोलता है कि काफी ज्यादा रात हो गई है ना, तो अब मत जा तू। धैर्य बोलता है कि बड़े पापा, मेरा एक पेपर रह गया है ना, इसीलिए मुझे उसकी स्टडी करनी है, प्लीज समझने की कोशिश करो आप। अगर माँ पापा यहाँ पर आ गए ना और उन्हें पता चल गया कि मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है और मैं बस इधर उधर घूमता रहा, तो मेरी पिटाई हो जाएगी और फिर मुझे कोई नहीं बचाएगा। तो नील बोलता है कि तुझे कब से मिस्टर राठौड़ से डर लगने लगा? अगर तू डरता ना तो शायद उनके बिजनेस को अच्छे से संभाल लेता। तो धैर्य बोलता है कि नहीं नहीं बड़े पापा, सच में मैं उनसे बहुत ज़्यादा डरता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, जाने दीजिए ना प्लीज़। वैसे भी अभी ज़्यादा रात कहाँ हुई है, एक ही तो बजा है, मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नील अभी धैर्य को जाने की परमिशन नहीं देना चाहता था, लेकिन धैर्य ने भी ना एकदम से रट लगा रखी थी। आखिर वो धानी को इतने बड़े से घर में कैसे अकेला छोड़ सकता था? उसे धानी की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसीलिए उसका जाना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी था। नील के लाख मना करने के बाद भी धैर्य अपने घर वापस चला गया था। धैर्य ने बाइक राठौड़ हाउस के गार्डन में आकर रोकी। तो धैर्य अभी बाइक से बाहर उतरा, उसने देखा कि पूरे घर की लाइट चली गई है।
तो धैर्य ने भी अब गार्ड से पूछा कि लाइट क्यों गई है। गार्ड बोलता है कि सर वो यहाँ का ट्रांसफार्मर में आग लग गई है और शायद इसी वजह से पूरी कॉलोनी की लाइट चली गई है, लाइट नहीं आ रही है। तो धैर्य बोलता है कि तो हमारे घर में इन्वर्टर जनरेटर कुछ नहीं है क्या। तो गार्ड ने कहा कि सर वो ना सारे के सारे खराब हो चुके हैं। तो धैर्य बोलता है कि क्या बात है। धैर्य राठौड़ के घर में इन्वर्टर जनरेटर खराब हो गया है और मुझे पता ही नहीं चला है, और क्यों खराब हो गया है जरा मुझे ये बताना, तुमने ठीक क्यों नहीं करवाया है उसे, और वो चूहिया वो कहाँ पर है। तो गार्ड भी बोलता है कि सर वो आप यहाँ पर कम रहते हो ना, इसीलिए ज़्यादातर तो आप प्रताप हाउस में ही रहते हो, इसीलिए ख़राब हो गया तो मैंने ठीक नहीं करवाया। मुझे लगा कि शायद इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आज शायद इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो धैर्य बोलता है कि तुमसे कौन बहस करेगा, खैर छोड़ो, लाइट का इंतज़ाम करो तुम। तो गार्ड ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपने सिक्योरिटी रूम में चला गया। तो धैर्य ने भी अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और फिर अपने घर के धीरे धीरे अंदर आने लगता है। तो धानी को आवाज़ लगाते हुए धैर्य बोलता है कि धानी धानी कहाँ हो तुम, बाहर आओ। लेकिन बदले में अभी कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो धैर्य भी अब अपने घर में एक एक कमरे में धानी को ढूंढने लगा था और कहीं ना कहीं उसे घबराहट भी हो रही थी, लेकिन उसे धानी अभी भी कहीं नहीं मिली थी। अब तो धैर्य की हालत भी खराब हो गई थी। धैर्य ने एक बार फिर से पूरे घर में धानी को ढूंढा और खूब सारी आवाज़ लगाई, लेकिन उसे धानी कहीं भी नजर नहीं आती है। धैर्य भागता हुआ गार्डन में आता है और फिर उसने गार्ड से फिर से पूछा कि वो चूहिया कहाँ गई है। तो गार्ड ने कहा कि सर वो तो घर के अंदर ही थी ना, बाहर तो नहीं गई है। तो धैर्य का दिल अब जोरों जोरों से धड़क रहा था। तो उसे भी अब धानी की काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी और उसके लिए उसे न जाने क्यों बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे अगर धानी कहीं चली गई तो वो निव्यांश को क्या जवाब देगा, क्या बोलेगा बंदरों की टुकड़ी को। यही सब सोचकर धैर्य बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। धैर्य गार्ड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए गुस्से से बोलता है कि अंदर नहीं है वो, मैं ढूंढ कर आ गया हूँ उसे। जब लाइट चली गई थी तो तुम लोग कम से कम उसके लिए तो रोशनी का अरेंजमेंट कर सकते थे ना, जाकर एक बार उससे पूछ तो सकते थे ना। लेकिन एक्सक्यूज दे रहे हो मुझे, जनरेटर खराब हो गया, इन्वर्टर खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया था तो तुम तो ठीक थे ना। अब मेरा मुंह मत देखो, ढूंढो ढूंढो उस लड़की को, कहाँ चली गई। इतना कहकर धैर्य फिर से अपने घर के अंदर चला जाता है और फिर एक बार फिर से उसने पूरे घर को अच्छे से ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी धानी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। आखिर में धैर्य छत पर चला गया था। तो धैर्य ने भी छत पर जाकर देखा तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया था। धानी छत पर चटाई बिछाकर एक तकिया लेकर आराम से सो रही थी और हल्की हल्की हवाओं से उसके बाल भी उड़ रहे थे। तो धानी को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर धैर्य ने भी एक राहत की सांस ली थी। तो धानी ने भी एक पिंक कलर का सिल्क का नाइट सूट पहना हुआ था। पिंक कलर के नाइट सूट में धानी सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी मासूम सी हंसी उसके चेहरे को खिला रही थी। वो सारे कपड़े बंदरों की टुकड़ी ने ही धानी को लाकर दिए थे। तो धैर्य ने भी अब छत से गार्डन की तरफ देखा और फिर गार्ड से कहा कि वो लड़की ऊपर है, मिल गई है, अपना अपना काम करो जाकर और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके लाइट का इंतज़ाम कर देना, समझे तुम सब। तो गार्ड दोनों ही गार्डों ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर से अपने अपने सिक्योरिटी रूम में चले गए। तो धैर्य भी अब धानी को ढूंढता ढूंढता थोड़ा सा थक गया था, इसीलिए वो भी धानी के साथ चटाई पर ही बैठ गया और फिर धीरे धीरे उसके पास में ही लेट गया। धैर्य एक बार चांद को देखता और फिर एक बार धानी को देखता। न जाने क्यों धैर्य की नजरें आज धानी के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। अचानक ही धैर्य को हंसी आ गई थी। धैर्य को वो पल याद आ गया था कि जब वो सब गाड़ी में एक दूसरे को धक्का देकर बैठ रहे थे और फिर उसने धानी को अपनी गोद में बैठा लिया था और रात भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसीलिए धैर्य को भी अब नींद आने लगी थी और वो भी धीरे धीरे करके धानी के पास में लेट गया और उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। वो दोनों ही एक साथ एक ही चटाई पर लेट गए थे। इधर सच्चा देवा हाउस में दूसरी तरफ रोहान जो बालकनी में खड़ा हुआ था, उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके कानों में आवाज गूंजने लगी थी। रोहान तो रुद्राक्ष प्रताप सिंह का बेटा है, वो सच्चा देवा फैमिली का बेटा है ही नहीं। रोहान जितना बार भी इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करता, उसे ये बात उतना ही याद आ रही थी। तो रोहान को कभी शिखा का प्यार करना याद आता, तो कभी उसे किट्टू ने जो अपने हाथों से खाना और नाश्ता करवाया था उसे वो याद आ रहा था। रोहान को अब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। कभी निशी का बचपन याद आता तो कभी अंशिका की बातें याद आती। रोहान तो अभी इतने सारे रिश्तों के बीच में आकर फंस गया था, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। रोहान अपनी बेचैनी को कम करना चाहता था, लेकिन उसकी बेचैनी तो वक्त के साथ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रोहान रात को ही अपने
अपने कमरे से निकलकर सीधा स्टडी रूम में चला गया था और फिर उस फाइल को ढूंढने लगा था जिसमें अभी उसके बचपन से लेकर आज तक का सच था। जिस फाइल में रुद्राक्ष और रोहान दोनों का ही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी। करीब 1 घंटे स्ट्रगल करने के बाद रोहान को वो फाइल मिल ही गई थी। तो रोहान के हाथ अभी एकदम से कांप रहे थे और दिल बहुत ज़्यादा तेज से धड़क रहा था। लेकिन रोहान वो फाइल खोल कर देखना चाहता था कि हालांकि उसे पता था कि नीलिमा झूठ नहीं बोल रही थी, वो जो बोल रही थी वो सच बोल रही थी, मगर फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं एक आवाज़ आ रही थी कि काश काश दादी झूठ बोल रही हो, ये बिल्कुल भी सच ना हो, काश वो रुद्राक्ष प्रताप सिंह का बेटा ना हो। लेकिन ये सच नहीं था और रोहान भी इस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो सच्चा देवा फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो रोहान ने भी हिम्मत करा और फिर वो फाइल को खोल दिया। अपनी और रुद्राक्ष के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को देखने लगता है। उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखकर रोहान के दिल की धड़कनें जोरों से धड़कने लगी थी। आखिरकार उसकी उम्मीद भी मर गई थी। अब रोहान ये बात एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच थी कि रोहान शोभित सच्चा देवा का नहीं बल्कि रुद्राक्ष प्रताप सिंह का बेटा है। और फिर रोहान की आंखों में तो जैसे आंसू उतर आए थे। रोहान अगले ही पल उस फाइल को लेकर सीधा किचन में आ गया। रोहान ने गैस ऑन करी और फिर उस फाइल को गैस के ऊपर रख दी और देखते ही देखते फाइल राख में तब्दील हो गई थी, एकदम से जल गई थी। अब जाकर रोहान को थोड़ी सी सांस में सांस आई थी। अब जाकर उसकी बेचैनी भी थोड़ी सी कम हुई थी। बहुत सारी बेचैनी बची हुई थी जो अभी उसके दिमाग में घर कर गई थी। रोहान किचन से निकलकर शोभित और शिखा के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया था और इस वक्त रोहान की बेचैनी शिखा को गले लगाकर कम हो सकती थी। वो अपनी माँ को गले लगाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर अभी इतनी रात को अपने पेरेंट्स के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे शायद वो गलत कर रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुद को समझाने के बाद फाइनली रोहान अपने पेरेंट्स के कमरे में चला ही गया था। और फिर रोहान ने देखा तो शिखा और शोभित जो आराम से सो रहे थे। शिखा शोभित की बाजू पर सिर रखकर आराम से शोभित के करीब होकर सो रही थी। रोहान अपने पेरेंट्स को देखता ही रहता है। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और उसके पापा के आने के बाद कितनी ज़्यादा खुश हो गई है। उसकी माँ हमेशा खुश रहती है शोभित के आने के बाद। रोहान अपनी माँ के चेहरे पर सुकून देख रहा था और उसे सच में वो यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ पापा एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते हैं। रोहान से भी रहा नहीं किया और वो शिखा के पैरों के पास आकर बैठ गया और अगले ही पल रोहान की आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया और रोहान ने भी अपने हाथों से शिखा के पैरों को पकड़ लिया और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उसने जो शिखा के साथ बर्ताव किया था। शिखा ने जैसे ही अपने पैरों पर किसी के हाथों को महसूस किया उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं और फिर तभी उसने अपने पास देखा कि रोहान वहां पर बैठा है। इतनी रात को रोहान को अपने कमरे में देखकर शिखा के दिल की धड़कनें भी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। शिखा जल्दी से उठकर बैठ गई और फिर उसने रोहान के चेहरे को अपने दोनों ही हाथों में भरकर बहुत प्यार से कहा कि क्या हुआ रोहान बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ पर, क्या हुआ है बच्चा, बताओ हमें, मुझे बताओ ना, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है। लेकिन रोहान जो अभी भी कुछ नहीं बोलता है। शिखा रोहान के आंखों में आए हुए एक भी बूंद को आंसुओं को साफ करते हुए बोलती है कि रोहान प्लीज मुझे बताओ ना क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, देखो तुम ऐसे बिहेव करोगे ना तो सच कहती हूँ मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे बताओ क्या हुआ है बच्चा। लेकिन रोहान अभी भी कुछ नहीं बोलता है। तो शिखा भी अब आम औरतों की तरह ही अब शोभित पर गुस्सा निकालने ही वाली थी, क्योंकि उसका बेटा इतनी रात को नम आंखों लेकर उसके कमरे में जो आकर बैठा हुआ था उसे लग रहा था कि शायद शोभित ने ही कुछ किया है, तभी उसका रोहान रो रहा है। शिखा ने शोभित की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए गुस्से से कहा कि शोभित उठो उठो, देखो हमारे रोहान को क्या हो गया है, वो इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है, तो शोभित उठो ना प्लीज़। तो शिखा के 2-3 बार उठाने से शोभित भी उठकर बैठ गया था और फिर उसने रोहान को अपने बेड पर बैठे हुए देखा तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया था और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान था। शोभित ने सबसे पहले हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन करी और फिर शोभित ने भी रोहान का चेहरा देखा तो दिल की धड़कनें तो अब शोभित की भी बढ़ गई थी, उसे भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी। तो शिखा ने एक बार फिर से रोहान के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा कि क्या हुआ है बच्चा, मुझे बताओ तो सही, दर्द हो रहा है क्या, कहीं चोट लगी है क्या तुम्हें, बताओ मुझे, रूही से झगड़ा हो गया है क्या तुम्हारा, प्रताप फैमिली अच्छी नहीं लगी क्या, बताओ मुझे क्या हुआ क्या है। लेकिन रोहान जो अभी भी कुछ नहीं बोलता है उसने झटके से शिखा को अपने गले लगा लिया था। रोहान रोना चाहता था और बहुत ज़्यादा, लेकिन वो रोया नहीं था क्योंकि वो जानता था कि उसकी आंखों से अगर एक भी आंसू गिर गया तो शायद उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो
जाएंगे। रोहान को ऐसे देखकर शिखा और ज़्यादा घबराने लगी थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। शिखा ने रोहान की कमर को हल्का हल्का सा रब करते हुए शोभित की तरफ गुस्सा निकालते हुए कहा कि शोभित, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने ही मेरे बच्चे को इतना ज़्यादा परेशान किया है। जब मन करता है मेरे बच्चे को थप्पड़ मार देते हो, जब मन करता है मेरे बच्चे पर चिल्लाने लगते हो, उस पर गुस्सा करने लगते हो, जब भी मन करता है मेरे बच्चों को घर के नौकरों के सामने भी जलील करते रहते हो, उन्हें एक नौकर की तरह ट्रीट करते हो आप। देख लो मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी है तुमने। हो ना हो सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। जो भी हुआ है तुमने ही किया है। तो शोभित तो अभी हैरान होकर शिखा और रोहान को ही देखे जा रहा था। उसे तो अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, रोहान ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो शोभित बोलता है कि मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे खुद ही नहीं पता है कि रोहान ऐसे क्यों कर रहा है, उसे क्या तकलीफ है, मुझे खुद नहीं पता है कुछ। शोभित भी बेड से उतरा और फिर घूमकर रोहान के पास आ गया। उसने रोहान के सिर पर पकड़कर अपने पेट पर लगाया और फिर हल्का हल्का सा रब करते हुए बोलता है कि क्या हुआ है, बताओ मुझे क्या हुआ। रोहान कुछ हुआ है क्या, बताओ, अगर कुछ हुआ है मुझे बताओ। देखो डरो मत, वरना तुम्हारी माँ ना मुझ पर ही चिल्लाएगी, मुझे पर ही गुस्सा निकालेगी। बताओ ना यार मुझे क्या हुआ है, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। लेकिन रोहान अभी भी कुछ नहीं बोला। उसने अपने दोनों ही हाथ शोभित की कमर पर लपेट दिए थे। शोभित को आज पहली बार रोहान का प्यार महसूस हो रहा था। जब से शोभित वापस आया था तब से उसने बस अरमान और रोहान को डांटा ही था। कभी भी उन दोनों को प्यार से ना देखा था और ना ही कभी प्यार से बात करी थी। लेकिन आज पहली बार शोभित भी रोहान को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और उसे कहीं ना कहीं अपने आप में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शोभित इतना तो समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है जो रोहान जैसे इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, जो वो चाह कर भी अपने आप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। रोहान को ऐसे देखकर शोभित की दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी और फिर उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज रोहान जैसे लड़के को हो क्या गया है, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो गया है। रोहान ना तो रो रहा था और ना ही किसी से कुछ बातें कर रहा था, बस आंखें बंद किए हुए ही अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रहा था। और फिर काफ़ी हद तक अपने माँ बाप के पास आने के बाद रोहान की बेचैनी भी कम हो रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा हल्का लगने लगा था। रोहान को ऐसे देखकर शिखा की आंखों से आंसू गिरने लगे थे और उसका दिल भी बैठने लगा था। और फिर उसने फिर से शोभित को कोसते हुए गुस्सा करते हुए कहा कि मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हो आप, जब मन करता है उन्हें डांट देते हो आप, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरे रोहान की हालत देखो, देखो तुमने क्या कर दिया है मेरे रोहान की हालत को। शोभित अभी भी आंखें फाड़े बस शिखा को ही देखे जा रहा था। शोभित ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो कुछ बोलकर शिखा को और भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। शिखा ने भी रोहान के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा तो रोहान ने भी अपने हाथ शोभित की कमर से हटाकर शिखा को अपने गले लगा लिया। तो शिखा भी अब रोहान की कमर को हल्का हल्का सा रब करते हुए बोलती है कि अच्छा अच्छा बताओ तो सही क्या हुआ है। रोहान बच्चा प्लीज़ ऐसे मत कहो, मुझे बताओ क्या हुआ है। अगर तुम कुछ बताओगे नहीं तो हम और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो रोहान बोलता है कि कुछ नहीं, मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही, आज मैं आपके पास सो जाऊँ क्या। शिखा की आंखें से तो पहले से ही पानी बह रहा था। रोहान की बात सुनकर वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। रोहान कुछ बोल नहीं रहा था और फिर ये बात शिखा शोभित दोनों को ही बहुत ज़्यादा खटक रही थी कि आखिर रोहान को हुआ क्या है। ये कह सकते हैं कि रोहान ने अपनी बेचैनी अपने पेरेंट्स से ट्रांसफ़र कर दी थी। और फिर शोभित ने भी नाइट स्टैंड में अपना फ़ोन उठाया और फिर अरमान को कॉल किया। तो अरमान भी अभी अपने कमरे में घोड़े बेचकर आराम से बेसुध होकर पड़ा हुआ सो रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसका भाई मम्मी पापा के कमरे में है और आज इतना ज़्यादा परेशान भी है और फिर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है, उसे किसी सहारे की ज़रूरत है। अरमान का फ़ोन अभी कब से बज रहा था, उसके बेड के पास ही पड़ा हुआ था और रिंग कर रहा था। लेकिन अरमान तो जैसे अंशिका के सपनों में खोया हुआ था, उसकी तो आंख खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो तो एकदम से डूबा हुआ था अपनी नींद में। फाइनली 3-4 बार फ़ोन रिंग करने के बाद अरमान ने नींद में ही अपना हाथ बेड की तरफ फेर कर देखा तो उसके हाथों में उसका फ़ोन आ गया। और फिर अरमान ने थोड़ी सी खुली और थोड़ी सी बंद आंखों में ही अपने फ़ोन की स्क्रीन में देखा तो उसके पापा का नंबर शो हो रहा था। और फिर अपनी स्क्रीन पर अपने पापा का नंबर देखकर वो भी इतनी रात में, तो अरमान की आंखें तो झट से खुल गई थी और वो जल्दी से उठकर बेड पर बैठता हुआ अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलता है कि पापा पापा इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, कोई परेशानी है क्या। तो अरमान ने भी अब हड़बड़ी में अपने पापा का फ़ोन रिसीव किया था और फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि दारू पी रखी है क्या तूने, दारू पीकर सोया था क्या जो तेरी आंख नहीं खुल रही है, कब से फ़ोन कर रहा हूँ तुझे मैं। तो
अरमान भी अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोलता है कि नहीं नहीं तो पापा क्या हुआ क्या है बताइए तो सही। तो शोभित अभी फिर से गुस्से में बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे कमरे में आ जा, समझा। तो अरमान बोलता है कि क्यों क्यों पापा। तो शोभित अभी फिर से गुस्से में बोलता है कि तू आ रहा है या फिर मैं आ जाऊं वहां पर। तो अरमान जल्दी से अपने बेड से खड़ा होकर अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से फिर से बोलता है कि नहीं नहीं पापा मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, आप वहीं पर रहिए। इतना कहकर अरमान ने भी अपने फोन को अपने लोवर में रखा और फिर अपने कमरे से निकलकर सीधा अपने पापा के कमरे में चला जाता है। तो अरमान अभी जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। तो शिखा भी अब बेड से टेक लगाकर पैर फैलाकर बैठी हुई थी और रोहान ने भी अपना सिर शिखा की गोद में रखा हुआ था। अरमान को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसने अपनी आंखें जल्दी से मलना शुरू कर दिया। शिखा भी रोहान के बालों को सहला रही थी और रोहान जो अपनी आंखें बंद किए हुए बहुत ही आराम से शिखा की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था। रोहान की बेचैनी अब काफी हद तक खत्म हो गई थी, लेकिन रोहान को छोड़कर पूरी सचा देवी फैमिली अभी बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गई थी। अरमान को देखकर शोभित ने अपना एक हाथ बढ़ाकर अरमान की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से दांत पीस कर बोलता है कि ये क्या हुआ है, रूहान को इतना ज्यादा परेशान क्यों है, ये बता मुझे। तो अरमान ने भी अपने कंधे उचकाकर थोड़ा सा हैरानियत से कहा कि मुझे नहीं पता है पापा, क्या हुआ है, क्या हुआ क्या है इसे, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो शोभित ने भी फिर से गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि ज्यादा स्मार्ट मत बन, समझा। तू मेरे सामने ऐसा कोई काम नहीं है जो रूहान करे और तुझे पता ना हो। तुम दोनों भाइयों की मिली भगत रहती है, बता मुझे, जल्दी बता रूहान को क्या हुआ है। तो रूहान की ऐसी हालत क्यों हो गई है। अरमान को तो सच में अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रूहान को क्या हो गया है। अरमान बोलता है कि मुझे नहीं पता है पापा, सच में, वैसे क्या हुआ क्या है इसे। तो शोभित अभी कुछ बोलता उससे पहले ही शिखा बोलती है कि बस करो, सब आपकी ही वजह से हुआ है, समझे आप। पहले आपने मेरे रूहान की हालत ऐसी कर दी है और फिर अब आप अपना गुस्सा मेरे अरमान पर निकाल रहे हो ताकि रूहान जैसी हालत अरमान की भी हो जाए। तो शोभित भी फिर से बोलता है कि शिखा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो अपनी जगह पर नहीं है। कब से मैं देख रहा हूँ तुम बस रूहान की हालत का जिम्मेदार मुझे ही ठहरा रही हो, मुझे ही सारा दोष दे रही हो। अरमान शोभित से 2 कदम पीछे हटकर बोलता है कि पापा आप भी तो मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो ना, क्या हुआ क्या है रूहान को, कोई बताएगा क्या मुझे तो ये भी नहीं पता था कि रूहान यहाँ पर है। तो शोभित ने भी अरमान की तरफ देखा और फिर गुस्से में कहा कि आज मैंने इस लड़के को टूटते हुए देखा है, मैं सच में बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, इतना कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं भी रूहान को अब संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसे रूहान को देखकर सच में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, तू बताएगा मुझे क्या हुआ है। तो रूही के अलावा रूहान की जिंदगी में कोई लड़की है क्या, इसे कोई लड़की छोड़कर चली गई है क्या, बिजनेस में अगर लॉस हो गया है तो बता मुझे, जल्दी बता क्या हुआ है इसके साथ, इसने कुछ गलत कर दिया है क्या, मुझे पता है तुझे सब कुछ पता होगा, बता मुझे। तो अरमान बोलता है कि रूहान ने कुछ भी गलत नहीं करा है पापा, आप पर थोड़ी ना गया है, माँ पर गया है, वो कभी कुछ गलत नहीं करता है। और ये सुनते ही शोभित ने भी अपनी आंखें छोटी करके अरमान को घूर कर देखा और फिर तभी तकिया लेकर निशा भी कमरे में दाखिल हो जाती है। निशी को तो कुछ पता ही नहीं था कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, उसने भी अपने पापा को खड़े वहाँ पर देखा तो उसको और गले लगाकर बोलती है कि पापा मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं भी यहाँ पर आ गई आपके कमरे में। तो शोभित ने भी गहरी सांस लेकर कहा कि पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है, किसी को भी नींद ही नहीं आ रही है, बस मेरे ही नींद चढ़ी रहती है। तो शिखा ने भी बड़े ही प्यार से पूछा कि क्या हुआ है निशी। निशी बोलती है कि माँ मैंने बोला था ना मुझे अपने पास सोने दीजिए आप, लेकिन आपने ही मना कर दिया, आपने रूहान भाई को अपने पास सुला लिया, आप ना मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो, अब मैं कहाँ पर सोऊं बताइए मुझे। तो बेड पर अभी भी थोड़ी सी जगह बची हुई थी, तो शिखा ने भी अब उस जगह पर इशारा करते हुए निशी से कहा कि आ तू भी आजा यहाँ पर सो जा, यहाँ पर जगह बाकी है। तो निशी ने भी तकिया अपने भाई अरमान को पकड़ाया और फिर जाकर सीधा शिखा की दूसरी तरफ लेट जाती है और आराम से सो जाती है। तो रोहान ने भी अब अपनी आंखें खोली और फिर अपने पास निशी को देखा तो रोहान ने भी एक हाथ उठाकर निशी के सर पर फेर दिया और फिर हल्के हल्के हाथों से उसे थपकियां देने लगा, जैसे शायद वो उसे सुलाने की कोशिश कर रहा हो। और करीब 10 मिनट के बाद दोनों ही भाई बहन आराम से सो गए थे। तो रोहान का हाथ अभी भी निशी की सिर पर ही रखा हुआ था और शिखा का हाथ रोहान के बालों पर रखा हुआ था। रोहान और निशी तो आराम से सो गए थे, बाकी अरमान और शोभित और शिखा उन तीनों की तो जैसे बेचैनी बढ़ गई थी और तीनों ही काफी ज्यादा परेशान थे। शोभित शिखा को देखकर बोलता है कि शिखा अब तुम भी लेट जाओ और आराम से सो जाओ, दोनों
बच्चे सो गए हैं, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। तो शिखा भी अब धीरे धीरे रूहान के पास में ही लेट जाती है और फिर सोने की कोशिश करने लगती है। शोभित ने अभी अरमान के हाथों से तकिया खींचा और फिर अपने कमरे में रखे हुए सोफे पर जाकर तकिया लेकर आराम से लेट जाता है। तो अरमान भी अभी अपने पेरेंट्स के कमरे को ही देख रहा था, जहाँ पर सब लेटे हुए आराम से सोने लगे थे। अरमान ने भी शोभित को देखा तो शोभित बोलता है कि अब मेरी शकल क्या देख रहा है तू, जाकर सो जा तो भी आराम से, समझा। तो अरमान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सीधा कमरे से बाहर जाने लगा। लेकिन अरमान का मन अभी सबको छोड़कर दूसरे कमरे में सोने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। अरमान का भी मन कर रहा था कि वो भी अपने पेरेंट्स के कमरे में ही सबके साथ में ही सो जाए, और वो ना चाहते हुए भी वहाँ पर रुक जाता है। तो अरमान भी वापस आया और फिर उसने भी सोफे की दोनों कुर्सियों को जोड़ा और जैसे तैसे एडजस्ट करके फिर से एक कुर्सी पर बैठ गया और दूसरी कुर्सी पर अपने पैर फैला लिए और फिर धीरे धीरे बैठे ही बैठे सोफे पर सो जाता है। अरमान को ऐसे सोता हुआ देखकर शोभित के चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। सच में सचदेवा फैमिली में आज खुशियां एक साथ आ ही चुकी थी। इधर राठौड़ हाउस में सुबह सूरज की किरणें धैर्य और थानी पर हल्की हल्की सी पड़ रही थी, लेकिन दोनों ही अभी बेसुध होकर आराम से चटाई पर सो रहे थे। धैर्य ने भी थानी को खुद से चिपकाया हुआ था। तभी थानी की धीरे धीरे से आंखें खुलने लगती हैं। उसने अपनी आंखों के सामने अभी धैर्य को देखा तो उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई थी। न जाने उसके चेहरे पर क्यों एक मुस्कुराहट पड़ गई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, क्योंकि धैर्य का हाथ धानी की कमर पर रखा हुआ था और फिर उसने धानी को खुद से सटाया हुआ था, एकदम अपनी बाहों में चिपका कर सो रहा था। धानी जोर से चिल्लाई और फिर धानी के चिल्लाने से धैर्य की भी आंखें एकदम से खुल जाती हैं और वो हैरानी से धानी को देखने लगता है। और फिर उसने अपना एक हाथ धानी के मुंह पर रख दिया और फिर दांत पीसते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि चिल्ला क्यों रही हो, पागल हो गई हो क्या सुबह सुबह। तो धानी ने भी उंगली से धैर्य के दूसरे हाथ पर इशारा किया और तो धैर्य ने भी नोटिस किया कि उसका दूसरा हाथ अभी धानी की कमर पर रखा हुआ है। उसने अपना हाथ जल्दी से धानी की कमर से हटा लिया और फिर धैर्य बोलता है कि यहाँ पर कोई सोई थी तुम। तो धानी ने भी फिर से दूसरे हाथ की तरफ इशारा किया, तो जिससे धैर्य ने भी धानी का मुंह बंद किया हुआ था। तो धैर्य अभी अपना हाथ हटाकर बोलता है कि आप बताओ यहाँ पर क्यों सोई थी तुम, बोलो छत पर आने की क्या जरूरत है तुम्हें, इतना बड़ा घर तुम्हें कम पड़ गया था सोने के लिए जो तुम चुपचाप से छत पर चली आई थी, जो तुम ऊपर आकर आराम से यहाँ पर छत पर सो रही थी। तो धानी धीरे से बोलती है कि वो लाइट नहीं आ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए मैं चांद के पास आकर यहीं पर लेट गई थी। तो धैर्य बोलता है तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती थी ना, तुमने मुझे फ़ोन करके बताया क्यों नहीं। तो धानी बोलती है कि मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है और ना ही मेरे पास कोई फ़ोन है, मैंने सोचा था कि मैं निव्यांश भाई को फ़ोन कर दूं और उन्हें यहाँ पर बुला लूं और उन्हें बता दूं कि लाइट नहीं आ रही और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, लेकिन मेरे पास उनका भी नंबर नहीं था और लाइट भी चली गई थी, इसीलिए मैं उन्हें भी फ़ोन नहीं कर पाई थी और फिर मुझे डर लगने लगा, इसीलिए ऊपर आकर यहाँ पर लेट गई थी। धानी ये बात इतनी ज़्यादा मासूमियत के साथ बोल रही थी कि धैर्य तो बस अभी धानी को ही देखे जा रहा था और उसकी बातों में जैसे खो सा गया था। तो धैर्य भी एकदम से खड़ा हुआ और फिर उसने अपना एक हाथ धानी की तरफ बढ़ाया। तो धानी ने भी धैर्य के हाथ को पकड़ लिया और फिर वो भी धैर्य के हाथ को पकड़कर सहारा लेते हुए खड़ी हो जाती है। तो धैर्य और धानी दोनों ही अब छत से नीचे आ गए थे। धैर्य नीचे आया तो उसने अभी किचन को देखा जहाँ पर सामान फैला हुआ था। धैर्य ने भी फिर से धानी की तरफ घूर कर देखा तो धानी अभी सिर झुकाकर बोलती है कि वो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो मैं कल रात अपने लिए खाना बना रही थी, लेकिन फिर लाइट चली गई थी और इसी चलते मेरे से सारा सामान फैल गया था। तो धैर्य ने भी फिर से पूछा कि इसका मतलब तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, तुम्हें भूख लगी है। तो धैर्य की बात सुनकर धानी ने फिर से अपनी गर्दन नीचे की तरफ झुकाकर धीरे से कहा कि मैंने कल दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, मैंने सोचा कि कुछ बना लूं और फिर लाइट चली गई। तो धैर्य को भी अब काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था, लेकिन फिर उसने हल्के से गुस्से में धानी को देखकर एक एक शब्द चबाते हुए कहा कि चूहिया, इतने बड़े घर में तुम्हें खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं, जो तुम यहाँ पर आकर इतना ज़्यादा काम फैला कर बैठ गई हो, जो तुम कल दोपहर से भूखी बैठी हो घर पर। किचन में इतने सारे डब्बे रखे हुए, इन डब्बों में दुनिया भर की नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, मगर तुम
तुम तो उनमें से लेकर कुछ नहीं खा सकती थी ना, जैसे तुम्हें तो किसी ने मुंह बंद करके बैठा दिया था, कुछ तो खा लेती तुम इनमें से लेकर। तो धैर्य भी गुस्सा करने पर धानी की आंखें भी हल्की हल्की से नम हो गई थी धैर्य के गुस्से को देखकर, इसीलिए उसने अपना सिर अभी भी नहीं उठाया था और फिर धीरे से बोलती है कि वो सब मुझे बहुत ही ज्यादा ऊपर रखे थे, मिल नहीं रहा था और मेरी हाइट तो बहुत छोटी सी है, मेरा हाथ भी नहीं जा रहा था वहां पर। तो धैर्य को अब धानी की ऐसी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और फिर धैर्य ने बिना सोचे समझे ही धानी के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ा और फिर उसका चेहरा ऊपर करके उसकी तरफ देखने लगा। और तो धानी की आंखों में अब एक आंसू लुढ़क कर धानी के गाल पर आ गया था। धानी एकदम से डर गई थी कि कहीं धैर्य गुस्से में उसे कुछ करना दे और फिर तभी धानी की आंखों में आंसू देखकर धैर्य का गुस्सा भी 1 मिनट में ही उतर गया था। उसे न जाने क्यों अचानक से क्या फेल हुआ, उसने जल्दी से धानी का चेहरा छोड़ दिया। धैर्य ने धानी के चेहरे को बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। धैर्य ने अपनी पकड़ जल्दी से ढीली करी और फिर धानी के गाल पर आए हुए आंसू को साफ करके बहुत ही प्यार से पूछा कि भूख लगी है तुम्हें, बोलो। तो धानी ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो धैर्य ने बड़े ही प्यार से फिर से पूछा कि अब भूख लगी है क्या चूहिया, बताओ मुझे अगर तुम्हें भूख लगी है। तो धानी ने भी फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी थी। धानी को अब धैर्य से बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं धैर्य अभी गुस्से में से और कुछ ना बोलते। वैसे भी धानी ने जितना भी अभी धैर्य को जाना था, धैर्य उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता था, हर एक छोटी छोटी बातों पर उस पर गुस्सा निकालता था। अचानक ही धैर्य ने धानी के सिर को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके बालों को धीरे से चूमकर फिर से उसकी कमर को हल्का सा रब करते हुए बोलता है कि अच्छा, आगे से गुस्सा नहीं करूंगा, कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, अब तो ठीक है ना। वो मैं किसी और बात को लेकर गुस्सा था ना, इसीलिए तुम पर गुस्सा निकाल दिया मैंने, इसीलिए मुझे माफ कर दो, अब तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। प्लीज अब शांत हो जाओ, रोना बंद कर दो प्लीज चोया, मुझे ना रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हो, चलो जाकर नहा लो तुम, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाता हूँ। इतना कहकर धैर्य ने भी धानी को खुद से थोड़ा सा दूर किया और फिर उसकी आंखों में आए हुए आंसू को पोंछकर अचानक ही उसके माथे को चूम कर बोलता है कि अब जाओ जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा टेस्टी सा नाश्ता बनाऊंगा, इतने में ही तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना देता हूँ मैं, तुम बस जल्दी से नहा कर आओ। ओके। तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर वो वहां से चली गई। तो धैर्य ने भी अब किचन का रुख किया और फिर धैर्य ने पहले किचन को ठीक से साफ किया। और वैसे तो धैर्य कुछ भी नहीं बना पाता था, उसे कुछ भी बनाना नहीं आता था, लेकिन अब धानी के साथ कमिटमेंट उसने कर ही दी थी तो कुछ ना कुछ तो उसे बनाना ही पड़ता, नहीं तो धानी को वो भूखा भी नहीं देख सकता था। तो धैर्य ने भी फ्रिज खोलकर ब्रेड निकाली और फिर यूट्यूब से देखकर धानी के लिए टेस्टी सा नाश्ता बनाने लगता है। धैर्य ने आलू लिए और फिर उन्हें छीलने की कोशिश करने लगा, लेकिन गर्म होने की वजह से धैर्य से वो आलू छिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि आलू को उसने उबाल कर रखा हुआ था। फिर उसने जैसे तैसे करके उन आलू को छील लिया था। धैर्य खुद में ही बड़बड़ाता हुआ बोलता है कि यार यार ये भी काम है क्या, मैंने आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया है, मैंने बहुत कुछ खाया है बाहर से, लेकिन कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया, इस चूहिया के लिए बनाना पड़ रहा है मुझे। तो धैर्य अभी सब कुछ यूट्यूब से देख देख कर करता जा रहा था, जैसे जैसे यूट्यूब पर बता रहे थे। थोड़ी ही देर में धैर्य ने धानी के लिए ऑरेंज जूस और टोस्ट का नाश्ता तैयार कर दिया था। तो धैर्य को नाश्ता बनाते हुए इरिटेशन भी बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी वो दिल से धानी के लिए नाश्ता बना रहा था। आज ना जाने क्यों धैर्य का दिल बहुत ही ज्यादा सुकून सा फील कर रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद उसने धानी के लिए टोस्ट और ऑरेंज जूस डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दिया था। तो धैर्य ने भी फिर से धानी को आवाज लगाते हुए कहा कि चूहिया चूहिया चूहिया, जल्दी से बाहर आओ, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दिया है, जल्दी से नहाकर नीचे आ जाओ तुम और नाश्ता कर लो आके। थोड़ी देर में ही धानी भी एक सिंपल सा लोवर टी शर्ट पहनकर धीरे धीरे बाहर आ गई थी। धानी अभी अभी नहाकर धीरे से बस नीचे की तरफ ही आ गई थी, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश फ्रेश ही लग रही थी। तो धैर्य ने भी धानी को देखा तो उसकी नजर अभी धानी पर ही जाकर टिक जाती है। वो तो बस धानी की खूबसूरती में खो गया था। पिंक कलर के लोवर टी शर्ट में धानी का रंग और भी ज्यादा पिंक सा हो गया था। उसके गाल हल्के हल्के से लाल हो रहे थे और चेहरे की मासूमियत और उसका चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था। शायद वो थोड़े गर्म पानी से नहाकर आई थी। धानी के पास ज्यादातर कपड़े पिंक कलर के ही थे और वो सारे सिलेक्शन धैर्य ने ही सेलेक्ट किए थे। हालांकि धैर्य को खुद नहीं पता था कि वो धानी के लिए इतना क्यों कर रहा है, मगर उसके दिल में धानी को परेशान देखकर बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। और ये बेचैनी क्यों थी ये धैर्य को नहीं पता था, जबकि वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं दिल में धानी के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो उसके आ ही गई थी। धैर्य कहीं ना कहीं धानी को पसंद करने लगा था, मगर वो ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। धैर्य
धानी को ऐसे देख रहा था तो धानी अब थोड़ा सा घबराहट महसूस कर रही थी। फिर वो धीरे से आकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाती है और फिर तभी धैर्य का ध्यान भी टूट गया और धैर्य ने भी नाश्ते की प्लेट धानी की तरफ बढ़ाते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि लो चलो अब बैठकर आराम से नाश्ता कर लो, और हाँ अच्छे से पेट भरकर करना, और प्लीज भूखे मत रहा करो। तुम मुझे मरवाओगी क्या? तुम्हारे वो सो कोल्ड बाप को अगर पता चल गया ना कि तो मेरी ही गर्दन पकड़ लेगा वो निव्यांश ना, मुझे जिंदा ही चबा जाएगा अगर उसे पता चला कि मैंने तुम्हें भूखा रखा है यहाँ पर। तो धानी को भी समझ में नहीं आया कि धैर्य उसे क्या कह रहा है, तो धानी भी हैरानी से धैर्य को ही देखने लगती है। उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी और फिर तभी धैर्य ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अरे निव्यांश निव्यांश की बातें कर रहा हूँ मैं, वो मुझे कच्चा चबा जाएगा अगर वो उसे पता चला कि मैंने तुम्हें जरा सा भी कोई परेशानी दिया है। तो जिसने हमारा कन्यादान किया था ना, मतलब तुम्हारा कन्यादान किया था। तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नाश्ता करने लगती है। तो धानी ने अभी 2 टोस्ट खा लिए थे और फिर ऑरेंज जूस भी पी लिया था। धैर्य को लग रहा था कि धानी शायद शर्मा के मारे ठीक से नाश्ता नहीं कर रही है। तो धैर्य ने भी एक और टोस्ट धानी की प्लेट में रखते हुए कहा कि एक और खा लो, भूख लगी थी ना तुम्हें, अब जल्दी से इसे भी फिनिश कर लो। मैंने कहा ना कि अच्छे से पेट भरकर ही खाना खाना तुम, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा फिर तुम्हारे ऊपर। तो धानी ने भी अब कुछ नहीं कहा और फिर जल्दी से वो टोस्ट भी खा लिया। तो धानी उठकर वहाँ से जाने लगती है। तो धैर्य बोलता है कि तुम खाना खा रही थी तो मैं यहाँ पर बैठा था ना, अब मैं नाश्ता करूँगा, तुम भी चुपचाप से यहीं पर बैठो रहोगी, समझी? तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? जब तुमने खाया तो मैं बैठा था, अब मैं खाऊंगा तो तुम बैठोगी, समझी? चुपचाप से अपनी चेयर पर आकर बैठ जाओ। तो धानी ने भी अब कोई जवाब नहीं दिया और फिर से वो वहीं पर बैठ जाती है। तो धैर्य ने भी अपनी प्लेट में टोस्ट रखा और फिर एक बाइट खाया। जैसे ही वो बाइट खाया तो धैर्य ने सारा टोस्ट अपने मुंह से बाहर निकाल दिया, उसमें बहुत सारा नमक था। धैर्य ने भी धानी को हैरानी से देखा और फिर बोलता है कि तुम इतनी देर से इतना गंदा सा टोस्ट खा रही थी और तुमने मुझे बोला भी नहीं, बताओ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? तो धानी अभी भी कुछ नहीं बोलती है, बस सर झुकाकर बैठी रहती है। तो धैर्य अभी एक बार फिर से धानी की तरफ देखता है और फिर धानी का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमा लेता है और बोलता है कि कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं तुमसे, तुम इतना गंदा टोस्ट क्यों खा रही थी? वो भी कुछ भी नहीं बोला तुमने, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने कि इतना ज़्यादा नमक है इस टोस्ट में? तो धानी अभी भी कुछ नहीं बोलती है और फिर धैर्य ने धानी का चेहरा छोड़ दिया और फिर कहा कि देखो मुझे तुम प्लीज़ गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी जल्दी बताओ तुम इतना गंदा टोस्ट क्यों खा रही थी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि इसमें इतना सारा नमक है? तो धानी ने भी अपना सिर झुकाकर धीरे से कहा कि वो अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए ना, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया और चुपचाप से मैंने खा लिया। तो धैर्य ने भी ठीक से अभी सुना नहीं था और फिर से पूछा किसका किसका अपमान नहीं करना चाहिए, जरा थोड़ा तेज बोलोगी क्या? तो धानी फिर से बोलती है कि अन्न अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। तो धैर्य बोलता है कि चूहिया जब मैं दूसरा टोस्ट दिया था तब तो मना कर सकती थी ना कि तुम मुझे नहीं खाना है, तब तो तुम मना कर सकती थी ना, मुझे बता सकती थी ना। तो धानी फिर से सिर झुकाकर अपनी मासूमियत के चलते बोलती है कि वो आप इतने प्यार से खिला रहे थे ना तो मैं नहीं मना कर पाई आपको, इसीलिए मैंने वो भी खा लिया था। तो धैर्य के चेहरे पर तो अब हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, वो धानी की मासूमियत में से खोता जा रहा था। धानी दिन पर दिन अपनी मासूमियत से धैर्य के दिल में जगह बना रही थी और फिर धैर्य को भी पता नहीं चल रहा था कि धानी ने उसके दिल में अपने लिए एक जगह बना ही ली है। तो धैर्य बोलता है कि आज से पहले किसी ने तुम्हें प्यार से नाश्ता नहीं करवाया था क्या? तो धानी ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, किसी ने भी नहीं। तो धैर्य के चेहरे की मुस्कुराहट तो अब और भी ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और फिर उसने अपना नमक वाला टोस्ट खाते हुए खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा कि ये लड़की मुझे पागल कर देगी, बिल्कुल पागल है, मुझे भी अपनी तरह ही पागल कर देगी। चूहिया कहेगी छोटी सी है मगर बातें तो देखो, ज्ञान इतना ज़्यादा पेलती है, पूरा का पूरा ज्ञान पेलती रहती है ये। तो धैर्य अभी उस टोस्ट को खा नहीं रहा था, बस निकल रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था क्योंकि धानी ने कहा था कि अन्न का अपमान नहीं करते हैं, इसीलिए धैर्य मजबूरी में आकर वो खा रहा था। तभी धैर्य का फ़ोन वाइब्रेट होता है। तो धैर्य ने भी अपना फ़ोन चेक किया और फिर धानी को देखते हुए कहा कि जाओ जाओ चेंज करके आओ, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, वो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें लेकर जाना है मुझे। तो धानी भी फिर से हैरान होकर धैर्य की तरफ देखने लगती है। तो धैर्य बोलता है कि अभी तो बताया ना तुम्हारा बाप कौन है, निव्यांश, निव्यांश है ना तुम्हारा बाप? तो जाओ उसका फ़ोन आया है, तुम्हें बुला रहा है वो, तो जाओ जल्दी से, निव्यांश ने तुम्हारा एडमिशन करा दिया है, तैयार होकर आ जाओ, तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ मैं। तो कॉलेज का नाम सुनकर धानी के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, उसे सच में आज कॉलेज
कॉलेज जाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला था। वो थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बोलती है कि आप सच कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं, मैं इस कॉलेज जाऊँगी, मुझे भी पढ़ाई करने को मिलेगा, मैं कॉलेज जाऊँगी, मैं आगे की पढ़ाई भी कर पाऊँगी क्या? तो धैर्य ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर कहीं न कहीं धानी की एक्साइटमेंट उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अगले ही पल धानी का चेहरा भी एकदम से मुरझा गया था। धानी फिर से सिर झुकाकर धीरे से बोलती है कि लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ना, और बड़े कॉलेज में जाने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, मेरे पास तो कहीं भी पैसे नहीं है, फिर इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा मेरे कॉलेज की फीस को? तो धैर्य बोलता है कि तुम्हारा बाप है ना, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो तुम्हारे कॉलेज का सारा फीस खुद ही भरेगा। सच कह रहा हूँ मैं, बहुत सारा पैसा है तुम्हारे बाप के पास, इसीलिए पैसों की टेंशन तो तुम बिल्कुल भी मत लो, जाओ जाओ जाकर तैयार होकर आओ अभी के अभी। तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। और तभी धैर्य थोड़ा सा तेज आवाज में बोलता है कि और हाँ, वो पिंक कलर का कुर्ती और लेगिंग ही पहनना तुम। ओके। तो धानी ने भी पलट कर धैर्य को देखा और फिर मासूमियत से पूछा कि कौन सा पिंक कलर का? मेरे पास तो सारी ही ड्रेस पिंक कलर की ही है ना, तो फिर आप कौन सी ड्रेस के बारे में बोल रहे हो? तो धैर्य बोलता है कि मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी डिसेंट सी ही ड्रेस पहनकर आ जाना। ओके। तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर धैर्य धानी की कमर को देखता हुआ खुद से ही बड़बड़ा कर बोलता है कि बाप तो बड़ा ही हरामी है, लेकिन बेटी इतनी मासूम सी है, क्या करूं मैं? बाप तो जैसे उसे कुछ बताना ही नहीं पड़ते हैं, ना जाने कौन कौन से कांड कर देता है। थोड़ी देर में ही धानी लाइट पिंक कलर का कुर्ता और जीन्स पहनकर बाहर आ गई थी और फिर आकर धैर्य के सामने खड़ी हो गई। तो धैर्य का ध्यान अभी फोन में था, उसने नोटिस ही नहीं किया था कि धानी उसके पास में ही आकर खड़ी हुई है। और धानी वो तो अभी भी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से बस धैर्य के पास आकर अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी हो जाती है। और करीब 10 मिनट के बाद धैर्य का ध्यान धानी पर गया तो धैर्य ने भी गहरी सांस छोड़कर कहा कि कब से खड़ी हो तुम यहाँ पर? बोल नहीं सकती थी मुझसे तुम कि तुम तैयार होकर आ चुकी हो? धानी भी धीरे सी आवाज में बोलती है, करीब 10 मिनट से खड़ी हुई हो। तो धैर्य ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा कि इतनी पागल क्यों हो यार तुम? हमेशा बस पागलों वाली ही हरकतें करती रहती हो। इतनी पागल होकर कॉलेज जाओगी क्या? तो कॉलेज में कोई भी बेवकूफ़ बना देगा तुम्हें। थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, थोड़ा सा दिमाग लाओ अपने दिमाग में, समझी तुम? धानी भी फिर थोड़ा सा मासूमियत से बोलती है, स्ट्रांग वो कैसे बनते हैं? मतलब कैसे स्ट्रांग बनूं मैं? मुझे कुछ बता दीजिए ना आप। तो धैर्य भी हल्के से गुस्से में बोलता है कि तुम मासूमियत के चलता फिरता पिटारा हो यार, तुम्हें कोई भी स्ट्रांग नहीं बना सकता है। मुंह में थोड़ी सी जुबान भी डाल लिया करो तुम। कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो अच्छे होंगे और कुछ बुरे भी होंगे, उन सब से निपटने के लिए जुबान होना जरूरी होता है। जब तुम यहाँ पर खड़ी थी ना तो मुझे बता सकती थी ना कि मैं यहाँ पर तैयार होकर आ गई हूँ, मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी जुबान खोलने में जैसे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो धानी बोलती है कि वो मुझे लगा कि आप बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, आप शायद अपने फ़ोन में किसी से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो धैर्य खुद पर ही अब हंसता हुआ बोलता है कि हाँ हाँ, मेरे ज़रूरी काम, मेरे तो बड़े करोड़ों के बिजनेस चल रहे हैं ना, जो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो और फिर अगले ही पल धैर्य ने भी अपनी ही बात को ठीक करता हुआ बोलता है कि हाँ हाँ, मतलब करोड़ों के बिजनेस तो चल रहे हैं मेरे, लेकिन वो सब कुछ पापा संभालते हैं, मैं कुछ भी नहीं संभालता हूँ। मैं तो बस आराम से खा पी कर पढ़ाई करता हूँ और अपनी मौज मस्ती में घूमता हूँ। तो धैर्य भी खुद में ही बोले जा रहा था। धानी को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो धैर्य अपनी ही जगह से खड़ा हुआ और फिर बोलता है कि चलो चलो, तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ मैं, फिर मुझे थोड़ा सा और भी काम है। तो धानी बोलती है कि लेकिन मेरे पास तो बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं है ना, तो मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? तो धैर्य बोलता है कॉलेज से मिल जाएंगी, चलो तो सही पहले। तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर से एक्साइटेड हो गई। और फिर तभी धैर्य धानी को लेकर सीधा बाहर की तरफ आ जाता है। धैर्य ने भी धानी को गाड़ी पर बैठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। तो धैर्य अभी धानी की तरफ देखते हुए बोलता है कि सीट बेल्ट लगाओ। तो धानी को भी अब पता नहीं था कि सीट बेल्ट किसे कहते हैं और कैसे लगाते हैं उसे। तो धानी अभी हैरानी से फिर से धैर्य की तरफ देखने लगती है। तो धैर्य फिर से बोलता है कि अरे, दूसरे ग्रह से आई हो क्या तुम? कुछ भी नहीं पता है तुम्हें? तो धानी को अभी भी समझ में नहीं आया था कि आखिर धैर्य क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो अभी भी हैरानी से धैर्य को ही देख रही थी। तो धैर्य ने भी अपने सिर पर स्टीयरिंग पर हाथ मार लिया और फिर धानी हल्का सा डर गई थी। तो धैर्य भी फिर से धानी को थोड़ा सा करीब किया और फिर धानी फिर से डर जाती है। तो धैर्य ने अपनी धानी की सीट बेल्ट लगाकर हल्के से गुस्से में कहा कि इसे कहते हैं सीट बेल्ट, समझे तुम? ऐसे ही लगा लिया करो जब भी कार में बैठा करो। तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन
हिला दी थी और फिर धैर्य ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। करीब 20 से 25 मिनट के बाद धैर्य ने भी गाड़ी एक कॉलेज के बाहर सामने आकर रोक दी थी और फिर धानी को गाड़ी से उतार कर कॉलेज के अंदर लेकर आ गया था। धानी तो अभी बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, उस कॉलेज को देख रही थी। उसने तो आज तक अपनी लाइफ में इतना बड़ा कॉलेज कभी भी नहीं देखा था। वो कॉलेज सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उतने बड़े कॉलेज को देखकर धानी थोड़ा सा नर्वस भी हो रही थी। उसे सच में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। उसने कसकर धैर्य की बाजू को पकड़ लिया था और फिर धैर्य को भी महसूस हो गया था कि शायद धानी को यह सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। धानी को कहीं ना कहीं इस कॉलेज में थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही है। धैर्य धानी की घबराहट को अच्छे से समझते हुए बोलता है कि डरो मत, जैसे स्कूल जाते हैं ना ऐसे ही कॉलेज भी होता है, यहाँ पर भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो फिर क्यों डर रही हो तुम। तो धानी अभी धीरे से बोलती है, लेकिन आप हमेशा थोड़ी ना मेरे साथ रहेंगे यहाँ पर, यहाँ तो मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा, रोज़ हमेशा अकेले ही पढ़ना पड़ेगा ना मुझे। और ये कहते हुए धानी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा घबराहट आ चुकी थी। तो धैर्य ने भी धानी के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा रगड़ कर कहा कि देखो, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना तो शुरू में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और ऐसा लगता है कि शायद हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जब उस काम को सीख जाते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर है, एक दो बार तुम यहाँ पर आओगी ना तो तुम्हें घबराहट होगी, मगर फिर यहाँ पर जब तुम्हारे फ्रेंड बनाओगी, तुम उनसे अच्छे से बातें करोगी, पढ़ाई करोगी, तो तुम्हें यहाँ आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी और ना ही कोई टेंशन होगी, समझे तुम। तो धैर्य ने भी धानी को लेकर अब कुछ प्रोसेसिंग कंप्लीट कर दी थी और फिर धानी को एक क्लासरूम में छोड़ते हुए बोलता है कि देखो, यहाँ पर तुम्हारा लेक्चर होगा, आसपास बैठे हुए स्टूडेंट से तुम फ्रेंडशिप भी कर सकती हो और हाँ, सब तुम्हारे जैसे न्यू स्टूडेंट ही होंगे ना, तो कोई भी कुछ भी तुम्हें नहीं कहेगा, डरना बिल्कुल भी मत। कोई तुम्हें डराने की कोशिश भी करे ना तो कह देना कि तुम धानी हो, धानी। तो धानी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर धैर्य और धानी दोनों ही क्लासरूम के बाहर खड़े होकर आपस में ही बातें कर रहे थे और फिर तभी एक लड़के ने आकर धानी को टक्कर मार दी और धैर्य को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था उस लड़के के ऊपर। वो लड़का टक्कर मारकर अभी क्लास के अंदर जा पाता उससे पहले ही धैर्य ने उसका कॉलर पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींच लिया और फिर उस लड़के को भी समझते देर नहीं लगी कि उसने शायद गलत लड़की को टक्कर मार दी है और अब तो उसकी सामत आ ही गई थी, क्योंकि धैर्य सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उस लड़के को घूर रहा था। धैर्य लड़के को पॉइंट करके गुस्से से बोलता है कि क्या सोच कर टक्कर मारी है तुमने इसे, तुझे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या, जो तू इसे टक्कर मारकर अंदर जा रहा था। वो लड़का भी अभी न्यू एडमिशन में ही था, तो स्कूल से अभी अभी पास आउट हुआ था, तो उसमें भी अब थोड़ा सा एटीट्यूड ही था, इसीलिए उसने भी थाने को टक्कर मार दी थी, लेकिन अब उसका सारा एटीट्यूड धैर्य की मुट्ठी में आ चुका था। वो लड़का बोलता है कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आपकी बहन है। और ये सुनते ही धैर्य ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर धैर्य ने भी दांत पीसते हुए बोलता है कि साले साले मेरी बहन नहीं है ये, समझा तू। तो उस लड़के ने भी अब धानी की तरफ देखा और फिर धैर्य को देखा। दोनों में ही अब एज डिफरेंस तो काफी ज्यादा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि कोई धैर्य को धानी की बहन बता दे। वो लड़का भी धैर्य से बोलता है कि तो सर कौन है आपकी, कौन है आपकी, बता दीजिए ना। तो धैर्य बोलता है कि साले मेरी धानी है, मेरी धानी मतलब मेरे भांजे की बेटी है ये, समझा तू। ये सुनते ही वो लड़का हैरानी से धैर्य को देखने लगता है और फिर धैर्य ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। धैर्य को भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो धानी को क्या कहकर इंट्रोड्यूस कराएगा। अगर कोई भी धानी के बारे में और उसके बारे में पूछेगा तो वो क्या बोलेगा सबसे। वो लड़का भी धीरे से बोलता है कि मतलब आपकी नतनी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना सर। अब तो धैर्य का मन कर रहा था कि वो उस लड़के का सिर ही फोड़ दे। उसे सच में उस लड़की की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। धैर्य भी दांत पीसता हुआ बोलता है कि साले तुझे किस एंगल से ये मेरी नतनी लग रही है, बता मुझे। वो लड़का भी डरता हुआ बोलता है कि सर अभी आपने ही तो बताया कि ये आपके भांजे की बेटी है, तो इस नाते तो ये आपकी नतनी ही लगी ना। तो धैर्य अभी खुद ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि उसने उस लड़के को भी ना कितना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। और फिर धानी वो तो अभी धैर्य और उस लड़के को हैरानी भरी नज़रों से देख रही थी। तभी धैर्य ने भी अपने बातों को ठीक करते हुए कहा कि साले ये मेरी दोस्त की बहन है, समझा तू, और हाँ यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है तो इससे तू दूर ही रहना। आज के बाद इस लड़की को टक्कर मारना तो दूर की बात है, आंख उठाकर देख भी लिया ना तो सच कहता हूँ तेरी ये कंची सी आंखें हैं जो इन्हें निकाल
कर लड्डू खेलूंगा मैं, समझा तू। उस लड़के ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। वो भी धैर्य के गुस्से से सच में बहुत ज़्यादा डर चुका था। तो धैर्य ने भी अब उस लड़के को गुस्से से घूर कर देखा और फिर उसे छोड़ दिया और वो लड़का भी जल्दी से क्लास के अंदर भाग गया। अब तो धानी को और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। वो बच्चा सा मुँह लेकर धैर्य को देख रही थी, जैसे सच में कितना ज़्यादा डर गई हो धैर्य से। तभी धैर्य ने भी उसे थोड़ा सा समझाते हुए कहा कि मैंने कहा था ना, मैंने कुछ भी नहीं होगा, डरो मत। मगर अगर तुम ऐसे चुप चुप सी रहोगी ना तो सच में बहुत कुछ हो जाएगा। इसीलिए अपनी जुबान को खोलो और जो भी तुम्हारे सामने आए या तुमसे बदतमीजी करे तो उसे बोलने की हिम्मत रखो, समझे तुम। अचानक ही धानी ने भी धैर्य का हाथ पकड़कर अपनी नम आंखों से कहा कि आप यहीं पर क्लासरूम के बाहर खड़े रहिए ना, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आप यहीं पर खड़े रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या धानी और धैर्य के बीच में हो पाएगा पति पत्नी वाला रिश्ता? क्या धैर्य एक्सेप्ट कर पाएगा धानी के प्यार को? क्या होगा इस कहानी में, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।